हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पवन कुमार स्वामी। वेलकम टू कैम्ब्रिज ऑनलाइन क्लासेज। जैसे कि अपन ने पिछले टॉपिक के अंदर अपन ने पढ़ा जेंडर और पॉलिटिक्स के अंदर कि किस किस तरीके से महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी किस किस तरीके से महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। और अपन ने बहुत सारे पॉइंटों के ऊपर उसके अंदर क्या किया, मतलब कि एनालाइजेशन करा कि हाँ भाई वास्तव में ऐसा होता है। तो अब अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि जब इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है महिलाओं के साथ, तो फिर ऐसा कौन सा तरीका है जिसके द्वारा उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, यानी उस समस्या को ख़त्म किया जा सके। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, यानी जो अगला टॉपिक है अपना इस चैप्टर का, वोमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। कहने का मतलब ये है उस प्रॉब्लम का जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है महिलाओं को, उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले, राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनको शामिल किया जाए। ये सबसे बेहतर तरीका है। अगर हम इस टॉपिक को शुरू करें तो वही लाइन दोबारा रिपीट कर रखी है कि महिलाओं को लगता था कि जब तक हम हमारी बात को उठाएंगे नहीं, यानी पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस नहीं करेंगे, यानी जब तक इसके ऊपर कोई अटेंशन नहीं देगा तब तक हमारी समस्याएं ख़त्म नहीं होगी। तो अपन ने पढ़ा भी था कि उन्होंने फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाए, यानी महिला आंदोलन चलाए गए ताकि उनको कैरियर में इक्वलिटी मिल सके, इसके अलावा राइट्स में इक्वलिटी मिल सके। तो ये अपन ने पढ़ा था। तो आज जो अपन टॉपिक शुरू करना चाह रहे हैं उसका पहला पॉइंट है, वन वे टू इंश्योर दिस इज टू हैव मोर वोमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने मेंशन भी किया था, ये जो समस्या है महिलाओं के साथ जो इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी जो जेंडर डिवीजन के आधार पर जो इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसका एक जो तरीका है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को किसके रूप में, रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में क्या किया जाए, चुना जाए, यानी एज ए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा से ज़्यादा उनको सामने लाया जाए। तो इस समस्या को ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो वो महिलाओं के लिए कुछ कर पाएंगी और उनका ओहदा जो है, यानी उनकी जो सिचुएशन है उसमें क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। दूसरा पॉइंट, इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज बीन वेरी लो, यानी अपन इसमें देखेंगे कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कितना है हमारे देश की विधायिका में। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें मेंबर, वुमेन मेंबर इन लोकसभा, अगर अपन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें लोकसभा के अंदर, तो 2014 के अंदर बड़ी मुश्किल से महिलाओं का जो परसेंटेज था वो कितने प्रतिशत पहुंचा था, 12, यानी 100 पुरुष हैं मेंबर ऑफ लोकसभा, तो उसमें से 12 केवल कौन थी, महिलाएं थी। इसी तरह से अगर अपन विधानसभा की बात करें तो वहां पर तो ये परसेंटेज और भी कम है, यानी 5% से भी कम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलता है, कहाँ पर, स्टेट असेंबली के अंदर। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है किनको, महिलाओं को। कौन सी सिचुएशन में, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर अपने को साफ साफ इसके अंदर क्या है, दिख रहा है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी बात नहीं है कि उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, लेकिन उतना नहीं मिलता है जितना उनको मिलना चाहिए। अगला पॉइंट, in this aspect India is among the bottom group of nations in the world। सबसे जो चिंताजनक बात है, यानी जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे अफ्रीका महाद्वीप हो गया, लैटिन अमेरिका महाद्वीप हो गया, जो कि बहुत ही नीचे है इंडिया के मामले में, अगर अर्थव्यवस्था के आधार पर देखें तो उनसे भी हमारा देश बहुत ही क्या है, पीछे है। इस चीज़ को आप आपकी किताब में जो मैप दे रखा है उसमें आप साफ साफ देख सकते हो, जो डायग्राम दे रखा है उसमें दिखा रखा है कि इंडिया जो उस रैंक में सबसे पीछे है। तो वो किस वजह से, वो इसी वजह से है कि महिलाओं को इतना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। अगला पॉइंट, इन द गवर्नमेंट कैबिनेट्स एंड आर लार्जली ऑल मेल even when a woman becomes the chief minister or the prime minister। अगर हम सरकार की बात करें या फिर सरकार का जो मंत्रिमंडल होता है उसकी बात करें तो उसको अगर अपन देखते हैं, अभी न्यूज़ चल रहा है तो आप देख रहे हो, आप मेरे को ये बताओ कि कितनी महिला मंत्री या कितने महिला मंत्री उस कैबिनेट के अंदर मौजूद है। तो बहुत कम महिला मंत्री आपको उस कैबिनेट के अंदर मिलेंगे, यानी कहने का मतलब है कि जो कैबिनेट होता है वो मेल डोमिनेटेड है, यानी पुरुषों की संख्या ज़्यादा मिलेगी। इसी तरह से आप मेरे को ये बताओ कि आज तक हमारे देश के अंदर कितनी महिला राष्ट्रपति बनी है, कितनी मुख्यमंत्री बनी है और कितनी प्रधानमंत्री बनी है। अगर हम अब तक का इतिहास उठाकर देखें अपने देश का, तो बड़ी मुश्किल से एक तो हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति पद के ऊपर पहुंची है, एक प्राइम मिनिस्टर पद के ऊपर और एक ही
चीफ मिनिस्टर के पद के, मतलब बहुत कम महिलाएं हैं जो चीफ मिनिस्टर के पद के ऊपर पहुंची हैं। तो अगर उदाहरण देखिए अपन प्राइम मिनिस्टर का और प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं, तो हमारे देश में प्रतिभा सिंह पाटिल जो हैं केवल वो एज ए प्रेसिडेंट जो हैं इलेक्ट हुई हैं। इसके अलावा अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो इंदिरा गांधी एकमात्र ऐसी महिला थी जिनको एज ए प्राइम मिनिस्टर काम करने का सौभाग्य मिला। तो कहने का मतलब ये है, चाहे कैबिनेट ले लो चाहे गवर्नमेंट ले लो, वो मेल डोमिनेटेड है, पुरुषों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, महिलाओं को बहुत कम प्राथमिकता दी जाती है। तो उसी चीज़ को हम रेगुलर करेंगे जो मैंने पहले भी बताया था। वन वे टू सोल्व दिस प्रॉब्लम is to make it largely legally binding to have a fair proportion of women in the elected bodies। तो इसका एक ही उपाय है और वो उपाय ये है कि जितने भी चुने गए निकाय हैं यानी जो इलेक्टेड बॉडीज हैं उनमें जो अनुपात है किनका, महिलाओं का, वो अनुपात जो क्या किया जाए, वैधानिक रूप से यानी कानूनी रूप से या लीगली उसको क्या किया जाए, निश्चित किया जाए कि भाई इतना अनुपात होगा किनका, महिलाओं का। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखें, अगर अपन पंचायती राज के अंदर देखें, जो लोकल गवर्नमेंट है उसके अंदर अपन देखें तो महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है, यानी जो इलेक्टेड बॉडीज होंगे उनमें से 1/3 यानी 33% जो होंगी वो कौन होगी, महिलाएं। तो इसी आधार पर अपन देखते हैं कि जितने भी पंचायती राज के अंदर जो लोकल बॉडीज होती है उसमें लगभग 10 लाख वोमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी एज ए इलेक्ट किया गया उनको क्या, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, किसमें, पंचायती राज सिस्टम के अंदर, जिसमें म्यूनसिपलिटी होती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है, समझ में आ गया, पंचायत हो गया। तो उसमें देखने को मिलता है कि 1/3 सीट जो किन के लिए रिजर्व की जाती हैं, महिलाओं के लिए की जाती है। तो कहने का मतलब है अगर हम इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो इससे क्या हुआ है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। तो यही मतलब यही सोचा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को एज ए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है इंक्लूड किया जाए। लेकिन अगर अपन एक चीज़ और देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्टी फेस करती दिखती है। कैसे देखो, वोमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविस्ट हैव बीन डिमांडिंग ए सिमिलर रिजर्वेशन ऑफ एटलीस्ट 1/3 ऑफ सीट इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज फॉर वोमेन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो महिलाओं के जो संगठन है या जो महिलाओं के लिए जो काम करते हैं उनकी ये मांग है कि जिस तरह से लोकल गवर्नमेंट के अंदर महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है उतना ही कम से कम 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं को लोकसभा और स्टेट असेंबली में भी मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि उनको भाई थोड़े बहुत तो बराबरी मिलनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन है उससे उनको बाढ़ना चाहिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। कहने का मतलब है ये डिमांड रखी गई है किनके द्वारा, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविस्ट के द्वारा कि कम से कम 1/3 यानी 33% सीट जो महिलाओं के लिए रिजर्व होनी चाहिए, किसमें, लोकसभा और स्टेट असेंबली के अंदर। लेकिन देखो मैंने कहा था डिफिकल्टी है, ये मांग तो रखी गई है लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है ए बिल विद दिस प्रपोजल हैज बीन पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट फॉर मोर देन ए डिकेड। कहने का मतलब ये है कि इससे संबंधित एक विधेयक जो है वो संसद का, हमारे देश की जो संसद है उसमें प्रस्तुत किया जा चुका है, ये प्रस्ताव वहाँ पर रखा जा चुका है। लेकिन दुख की बात ये है कि 1 दशक हो चुका है, यानी लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं, यानी 10 वर्ष से भी ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं, उसके बावजूद भी जो वो बिल जो प्रस्तुत किया गया था कहाँ पर, पार्लियामेंट में, अभी तक वो प्रस्तावित नहीं हुआ है, यानी अभी तक वो पास नहीं हुआ। अभी तक पार्लियामेंट के अंदर क्या है, पेंडिंग है, यानी कोशिश तो की जा रही है लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा है जैसा महिलाओं के लिए होना चाहिए। लेकिन और एक और जो डिफिकल्टी है यानी प्रॉब्लम है, बट देयर इज नो कॉन्सेंसस ओवर दिस अमोंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। कारण क्या है, हम सभी को पता है कि संसद में वो बिल तभी पारित होता है जब उसके सारे सदस्य उसके ऊपर अपनी क्या करते हैं, सहमति देते हैं। जो देखने में क्या आता है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, मतलब एक मत नहीं होते हैं, कभी कोई सहमत हो जाता है तो दूसरा असहमत हो जाता है, जिस वजह से ये बिल अभी तक क्या नहीं हुआ है, पारित नहीं हुआ है। और तो जब पारित ना होने की वजह से इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है कहाँ पर, लोकसभा के अंदर और स्टेट असेंबली के अंदर। इसीलिए दिस बिल हैज़ नॉट बीन जैसे मैंने बताया ये जो समस्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उस पर एकमत नहीं हो पा रही है इस बिल के ऊपर, इसी वजह से ये जो बिल है अभी तक पार्लियामेंट के अंदर क्या नहीं हुआ है, पारित नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अभी भी महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन नहीं मिला है, किसमें, लोकसभा और स्टेट असेंबली के अंदर। तो ये सारा हमारा टॉपिक था जिसमें अपन ने जेंडर डिवीज़न के बारे में पढ़ा।
अब इसमें अपन ने क्या देखा कि जब महिलाओं ने जो अपनी समस्याएं थी उन समस्याओं को क्या करना शुरू किया, पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करना शुरू किया, तो उनकी स्थिति में क्या हुआ, सुधार हुआ। यानी पहले की स्थिति में उनकी स्थिति जो और ज़्यादा क्या हुई, बेटर हुई। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जब जेंडर डिवीजन को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया गया तो उससे जो डिसएडवांटेज ग्रुप था, यहाँ पर महिलाएं डिसएडवांटेज ग्रुप ही हैं, तो उसको इससे क्या हुआ, फायदा हुआ और उनकी स्थिति में सुधार हुआ। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, आज अपन देखते हैं कि वोमेन जो एज ए डॉक्टर भी प्रैक्टिस करती है, एज ए टीचर, एज ए लॉयर, एज ए इंजीनियर, सारे फील्ड के अंदर आज महिलाएं क्या कर पा रही हैं, काम कर पा रही हैं। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि उनकी जो दिक्कतें थी, उनकी जो डिफिकल्टीज तो थी, उनको पॉलिटिक्स के थ्रू क्या किया गया, एक्सप्रेस किया गया। तो इसी वजह से उनमें क्या हुआ, सुधार हुआ। तो क्या अगर आप इसको पॉलिटिक्स के थ्रू एक्सप्रेस नहीं किया जाता तो ऐसा होता नहीं? ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसको पॉलिटिक्स में क्या किया गया, एक्सप्रेस किया गया। तो ये था हमारा टॉपिक जेंडर डिवीजन, ये कंप्लीट हो चुका है और मैं सोचता हूँ आपको भली बात और बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो जिस चैनल के ऊपर ये लोड किया गया उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो में बना कर दे सकूँ। और लाइक भी प्रेस करें ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले और आपको और बढ़िया वीडियो बना कर दे सकूँ। थैंक यू सो मच।